अगर किसी के घर में एक भैंस खुल के अगर 2 एकड़ ज़मीन चढ़ जाती है तो आप सारी भैंसों को एक लाइन में नहीं खड़ा कर देंगे। मतलब देश में जो भी 20 वर्ष का युवा है आप उसको गाली दे रहे हैं कि सब नेपाल जैसी स्थिति कर सकते हैं, सबको जेलों में भर दीजिए। फिर जेनजी एक टर्म है ना, जैसे ये माइक है, इससे मैं बोल रहा हूँ। कोई पत्रकार अगर जापान के प्रधानमंत्री की हत्या अगर माइक में बंदूक छुपा के की गई थी शिंजो आबे की, तो आपको ये माइक बंद कर देना चाहिए इस हिसाब से कि नहीं नहीं शिंजो आबे जो हैं उनको माइक से गोली मार दिया गया था, तो हिंदुस्तान में जो है मोदी जी को, हालांकि मोदी जी कर सकते हैं ये भी। हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता है, मैं उनका एक जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा एक भी, मैं बता रहा हूँ जब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन तो अभी 1 साल से बने हैं, उन्होंने कहा था डिमोनेटाइजेशन जो है वो देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। जीडीपी 2-3% गिर गई थी। उन्होंने कहा था कि आपको हर हाल में 3 काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। सरकार ने थूक के चाटा वापस लिया। राहुल गांधी ने सिर्फ जो एक, चूँकि उनको हम लोग कभी कभी उन पर जो आरोप लगता है कि वो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो वो इसलिए लगता है कि वो उदाहरण देना नहीं जानते हैं। जैसे उनको सीधे सीधे कहना चाहिए था कि सरकार अच्छे से अगर काम नहीं कर रही है, चुनाव आयोग अगर वोट की चोरी कर रहा है, तो युवाओं को आगे आना चाहिए, इसमें किसी को कुछ नहीं होता है। उन्होंने जो जनरेशन जी की बात चर्चा जो कर दी है वही कंट्रोवर्सी हो गया है। और चूँकि जनरेशन जी ने जो काम किया है नेपाल में, उसमें विध्वंस हुआ है। पार्लियामेंट को जलाया गया है, वहाँ के सेक्रेटेरिएट को जलाया गया है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को जलाया गया है, वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के कपड़े फाड़ के उनको पिटाई उनकी हुई है, उनकी पत्नी जो अभी विदेश मंत्री थी उसके कपड़े फाड़े गए हैं, और भी जितने भी प्रतिपक्ष के भी जो वहाँ के नेता थे उनको भी मारा गया है। ये तो देश भर का मुद्दा है। जिस तरह से नेपाल को नष्ट कर दिया वहाँ के जैन जी की जो तादाद थी, उसी तरह से इस तरह से उकसाया जाएगा युवाओं को और युवा शक्ति को उकसाया जाएगा, हिंदुस्तान में भी काफ़ी विधि व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, आपसी जो सौहार्द ख़त्म हो जाएगा। कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास में जो देश के युवा हैं, जिस जन की बात वो कर रहे हैं, 1 लाख के फ़ोन की लंबी लाइन रात से कतार में लगा हुआ है। 17 सितंबर को आईफोन लॉन्च हुआ है और लंबी कतार लगी है। क्या बेरोजगार युवा को 1 लाख का फ़ोन खरीदने के चले जाए? तो जैन जी ने जो वहाँ नेपाल में जो विरोध प्रकट किया है, उसमें कहीं ना कहीं जो 3 लोग हैं नेपाल के, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा जो पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री रहे हैं वहाँ के, और फिर ओली जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री थे, और प्रचंड जो इसके पहले प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, ये 3 लोग जो वहाँ सत्ता को बारी बारी से सत्ता में आ रहे हैं और वो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तीनों जन अपने परिवार को, फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। फैमिली तो इस तरह से जो परिवारवादी पार्टियां हैं यहाँ की, जिसमें कहीं ना कहीं उन पर भी आरोप है कि कांग्रेस जो है सो एक परिवारवादी पार्टियां हैं, यहाँ की अनेकों जो क्षेत्रीय दल हैं वो परिवारवादी पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं वो जैन जी के लोग उस परिवारवाद के भी खिलाफ हैं। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज तो एक अजीब ही जो है वो गहमा गहमी बनी हुई है। वो हुआ यूं है कि जेन जी, जो कि अभी कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है, श्रीलंका में बवाल करने के लिए, बांग्लादेश में बवाल करने के लिए, और अभी हाल ही में नेपाल में जो बवाल हुआ है इन बातों के लिए। और उसके बाद इससे जुड़ जाता है हमारे राहुल गांधी जी का नाम, जो कि विपक्ष के LOP हैं, उनका भी नाम जुड़ जाता है। इसलिए क्योंकि कल उन्होंने एक सभा में वोट छोड़ गद्दी छोड़ वाले मुद्दे के ऊपर जो जन संबोधन किया, और उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने जेन जी का नाम लिखते हुए कहा कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी अब जेन जी की है। चूँकि जेन जी अभी विवादों से घिरी हुई है, तो उनके इस बात को पकड़ लिया और आज बीजेपी ने लगभग 1:30 से 2 के बीच में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। और फिर बीजेपी की तरफ से ये बात आई कि क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में जेन जी प्रोटेस्ट करे, जिस तरह से कि हमारे पड़ोसी देशों में हुआ है।
इसी मुद्दे पर जो पूरा विवाद चल रहा है हर खेमों से, तो इसी मसले पर चर्चा करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में भी जो है वो अलग अलग पार्टियों के लोगों को आमंत्रित किया है, साथ में राजनीतिक विश्लेषक को भी आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं यूथ कांग्रेस के कौशल आनंद जी, और साथ में है जन स्वराज के वीरेंद्र राय जी, साथ में है रविंद्र प्रसाद सिंह जी जो कि भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और साथ में है राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। तो चर्चा चूँकि ये कांग्रेस और राहुल गांधी से जुड़ी हुई है और यूथ जेन जी, तो हमारे साथ जेन जी नेता ही हैं कौशल आनंद जी। तो कौशल आनंद जी, आपसे ही जाना, ये जो ठिकरा फोड़ रही है बीजेपी कि जेन जी जो है अब भारत में भी आंदोलन करेगी, राहुल गांधी का यही कहना है, तो क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? नहीं, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि कम से कम इसी बहाने आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे बहस जो है वो रखा। भाजपा तो कम से कम हमको ना सिखाए, क्योंकि वो सांप्रदायिक पार्टी है, संप्रदायवाद से वो बढ़ी है, पनपी है। 90 के दशक के बाद किस तरह से उन्होंने पूरे देश में जो है जहाँ जहाँ उनकी रथ यात्रा चली थी दंगा हो गया था, और हमारे राहुल गांधी की जहाँ जहाँ यात्राएँ गई हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल हमारी वोटर अधिकार यात्रा थी, उस अधिकार यात्रा में भी देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने बहुत उसको तरजीह देने की कोशिश नहीं की, और एक मामूली से कार्यकर्ता ने एक जो कि बहुत गलत था, नहीं बोलना चाहिए था, वो कार्यकर्ता हमारा था भी नहीं, जो बिहार पुलिस ने कहा, उस मुद्दे को बना के बिहार बंद करा दिया। ठीक है, जबकि हमारी आपकी सबकी माँ है, सब सम्मानित है। तो भाजपा को इन चीज़ों का तो कभी मतलब उनको समझना चाहिए था, या हम लोगों को समझना पड़ेगा या कि भाजपा को कोई हक ही नहीं है कि जेन जी एक जनरेशन को कहा जाता है जो 96-97 के बाद पैदा हुए हैं। मैं जेन जी नहीं हूँ, मैं उससे पहले पैदा हूँ। तो जो जनरेशन जो अभी फर्स्ट टाइम वोटर में भी कही है, फर्स्ट टाइम वोटर्स, तो क्या प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि पुलवामा में शहीद हुए जो हमारे सैनिक है, क्या उसके नाम पे मुझे वोट मिलेगा, मैं फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ, तो क्या हम उसको नेपाल से जोड़ दें जेन जी से? फर्स्ट टाइम वोटर मतलब जेन जी, सीधा सीधा आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज़ एन इंस्टीट्यूशन। राहुल गांधी इज़ नॉट अ पर्सन कि आप सीधा कोई साधारण से सांसद है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। एक तरह से कहें कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त है, सरकार का हिस्सा है, विपक्ष में है वो। भारत चलाने में उनका उतना ही लगभग योगदान है जितना कि भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री का है। तो अगर वो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने एक बार भी भाजपा का नाम नहीं लिया कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार भी नहीं लिया, और बस 15 मिनट बाद पहुंच गए हमारे श्री 108 रविशंकर जी महाराज। नहीं, ये बेबुनियाद है, आरोप लग रहा है एक आयोग पे, भाजपा की तिल मिलाई हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे अगर मुजफ्फरपुर का एसएसपी है तो कोई आदमी नहीं हो, इंस्टीट्यूशन है, पूरा का पूरा वो कार्य उस प्रकार से करता है। तो अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनाव आयुक्त पे, चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहा है कि आप ही की एक कर्नाटक की इकाई सीआईडी के माध्यम से, कर्नाटक चुनाव आयोग जो है 18 बार सीआईडी के माध्यम से पत्र लिख चुका है कि हमें जांच करना है। आलन एक जगह है वहाँ पे जिसके बारे में 6100 के आसपास वहाँ पे वोट एडिशन हुए थे। लास्ट जो हमारा वोट वो राहुल जी का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें कैसे वोट डिलीट ऐड किए गए वो बताया गया था। अभी वोट डिलीट कैसे किए जा रहे हैं वो बताया जा रहा है। तो एक चुनाव आयोग पे, एक संस्था पे दूसरे संस्था के प्रमुख लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आरोप लगाया है। तो ऐसे ज्ञानेश जी को आना चाहिए था और बताना चाहिए था कि हम जांच करेंगे, बताएंगे। इसमें भाजपा जबरदस्ती क्यों कूद रही है? श्री 108 रविशंकर जी महाराज, आपके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे जो रविशंकर प्रसाद जी हैं हमारे पटना से जो सांसद हैं, उनकी बात हो रही थी। तो क्षमा करेंगे जो रविशंकर महाराज जी के जो भी भक्त होंगे। आगे बात को बढ़ाते हैं और जन स्वराज के जो आप वीरेंद्र राय जी हैं, इनके पास चलते हैं। ये जो सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि भाजपा मुद्दा बना रही है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा था, क्या कहेंगे? ये तो देश भर का मुद्दा है। जिस तरह से नेपाल को नष्ट कर दिया वहाँ के जैन जी की जो तादाद थी, उसी तरह से इस तरह से उकसाया जाएगा युवाओं को और युवा शक्ति को उकसाया जाएगा, हिंदुस्तान में भी काफ़ी विधि व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, आपसी जो सौहार्द ख़त्म हो जाएगा। समाज में जब आपसी सौहार्द ख़त्म हो जाएगा, क्या कांग्रेस, क्या जन स्वराज, क्या बीजेपी, युवा शक्ति का दुरुपयोग यदि होने लगेगा इस तरह से सत्ता में आने के लिए, तो इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं अगर युवा शक्ति को देश को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए। भाजपा तो यही मुद्दा कह रही है, लेकिन जो कांग्रेस के युवा प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं, इसको बीजेपी तोड़ मरोड़ के परोस रही। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, राहुल गांधी एलओपी नेता हैं। जैसा कि युवा ने कहा कि सरकार का अंग होता है, लेकिन वही सरकार का अंग राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना हमारा काम नहीं है। अरे भाई, तो आपका काम नहीं है तो किसका काम है?
आप एलओपी हैं, संसद के विपक्ष के नेता हैं, और आप कह रहे हैं जैन जी जैसा हो जाएगा, नेपाल जैसा हो जाएगा, ये क्या है? आप क्या चाहते हैं? देश में गृह होना चाहते हैं, कराना चाहते हैं? और जिसकी बात इन्होंने की कर्नाटक और महाराष्ट्र का, दोनों जगह मिला के 13,000 समथिंग का वोट का, वो रिपोर्ट आज आ गया, वो झूठा है। तो ये राहुल गांधी जो भी आरोप लगाते हैं उसका किसी का प्रमाण उनके पास नहीं रहता, वो सब जवाब दे देता है। सीआई ने आज कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन ने, कि साहब हमने सीआईडी को भी दिया, उसका लॉगिंग सेंटर भी दिया, सारा कुछ दिया, और कहीं कुछ नहीं है। तो बिल्कुल जो भी आरोप आज तक चौकीदार चोर है उसमें इनको माफ़ी मांगना पड़ा। उसके बाद इन्होंने कहा मोदी नाम का गलत संचार, उसमें इनको जेल जाना पड़ा। ये कोई ऐसा काम राहुल गांधी ने आज तक नहीं और बोला, बिना किसी सिर पैर का बोलना उनका काम रहता है, और सब में भाग जाते हैं। आज कहते हैं कि हम एफआईआर किए तो नहीं, एफआईआर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? कि तो हमारा काम नहीं है कि हम जनतंत्र को बढ़ावे। तो आप क्यों नहीं एफआईआर करते हैं? जाइए, फिर आपको वही फटकार लगेगी सुप्रीम कोर्ट से। हम आगे भी प्रतिक्रिया, ये तो पार्टियों की बात हो गई, लेकिन अब एक जानते हैं एक राजनीतिक विश्लेषक के नज़रिए से कि ये जो ट्वीट ये जो फेसबुक पे जो पोस्ट किया गया है, इसका तात्पर्य क्या है, ये हम जानेंगे हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में प्रतिरोध होना चाहिए, और पास्ट एक्सपीरियंस है कि हुआ भी है। और इसलिए अगर राहुल गांधी ने सिर्फ जो एक, चूँकि उनको हम लोग कभी कभी उन पर जो आरोप लगता है कि वो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो वो इसलिए लगता है कि वो उदाहरण देना नहीं जानते हैं। जैसे उनको सीधे सीधे कहना चाहिए था कि सरकार अच्छे से अगर काम नहीं कर रही है, चुनाव आयोग अगर वोट की चोरी कर रहा है, तो युवाओं को आगे आना चाहिए, इसमें किसी को कुछ नहीं होता है। उन्होंने जो जनरेशन जी की बात चर्चा जो कर दी है, वही कंट्रोवर्सी हो गया है। और चूँकि जनरेशन जी ने जो काम किया है नेपाल में, उसमें विध्वंस हुआ है। पार्लियामेंट को जलाया गया है, वहाँ के सेक्रेटेरिएट को जलाया गया है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को जलाया गया है, वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के कपड़े फाड़ के उनको पिटाई उनकी हुई है, उनकी पत्नी जो अभी विदेश मंत्री थी उसके कपड़े फाड़े गए हैं, और भी जितने भी प्रतिपक्ष के भी जो वहाँ के नेता थे उनको भी मारा गया है, और सत्ता पक्ष के लोग जो थे उनको भी मैनहैंडल किया गया है, पिटाई किया गया है। तो लोकतंत्र में इसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती है। हम विरोध करेंगे, सरकार का विरोध कर सकते हैं, किसी संस्था का विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध एक दायरे में ही लोकतंत्र में होता है। क्योंकि लोकतंत्र जो चलता है वो आपसी बातचीत और जो निगोशिएशंस हैं उसके आधार पर चलता है, उसमें कहीं भी हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर वो सीधे युवाओं का आह्वान उन्होंने किया होता तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि हम लोग जैसे लोग कहते कि नहीं साहब, युवाओं को जागरूक होना चाहिए, उनको देश को देखना चाहिए कि देश ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार। एक बात और जो महत्वपूर्ण बात है उसकी ओर मैं इशारा करना चाहता हूँ कि जो अगर जैन जी की ही बात है, तो जैन जी ने जो वहाँ नेपाल में जो विरोध प्रकट किया है, उसमें कहीं न कहीं जो 3 लोग हैं नेपाल के, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा जो पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री रहे हैं वहाँ के, और फिर ओली जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री थे, और प्रचंड जो इसके पहले प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। ये 3 लोग जो वहाँ सत्ता को बारी बारी से सत्ता में आ रहे हैं, और वो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तीनों जन अपने परिवार को, फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। फैमिली तो इस तरह से जो परिवारवादी पार्टियां हैं यहाँ की, जिसमें कहीं ना कहीं उन पर भी आरोप है कि कांग्रेस जो है सो एक परिवारवादी पार्टियां हैं, यहाँ की अनेकों जो क्षेत्रीय दल हैं वो परिवारवादी पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं वो जैन जी के लोग उस परिवारवाद के भी खिलाफ हैं। तो इसलिए ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए जिसमें आप खुद परेशानी में पड़े। क्योंकि क्या आप पसंद करेंगे कि जिस तरह से देउबा जो वहाँ पर अभी कुछ नहीं थे, वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, और उनके साथ जो उनका कपड़ा फाड़ा गया और उनको मैनहैंडल किया गया, क्या जैन जी के लोग राहुल गांधी को भी ऐसा करें? ये उनको पसंद आएगा क्या? इसलिए निश्चित रूप से वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं,
और एक जनतांत्रिक देश है भारतवर्ष, इसलिए उनको जो भी उदाहरण देना चाहिए, जो भी बोलना चाहिए, उसमें काफ़ी संयम बरतने की ज़रूरत है। वापस प्रतिक्रिया लेते हैं और जेन जी को रिप्रेजेंट करने वाले जेन एक्स के जो हमारे यूथ कांग्रेस के नेता हैं उनके पास वापस आते हैं। और ये जो सीधे सीधे एक बात हो रही है कि राहुल गांधी शब्दों के मामले में कभी कभी चूक जाते हैं और जेन जी का प्रयोग ना करके केवल युवा कहते तो शायद ये विवाद नहीं उठता, क्या कहें? बिल्कुल नहीं चुके हैं राहुल गांधी। उन्होंने जो बात कही है, आप जिस ट्वीट का जिक्र मैं कर देता हूँ, ये आप जूम करके दिखा सकते हैं, आप कैमरे में देख सकते हैं। उन्होंने कहा है, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इसमें कहीं भी कोई भी एक शब्द असंवैधानिक नहीं है। अगर किसी के घर में एक भैंस खुल के अगर 2 एकड़ ज़मीन चढ़ जाती है तो आप सारी भैंसों को एक लाइन में नहीं खड़ा कर देंगे। मतलब देश में जो भी 20 वर्ष का युवा है, आप उसको गाली दे रहे हैं कि सब नेपाल जैसी स्थिति कर सकते हैं, सबको जेलों में भर दीजिए। फिर जेनजी एक टर्म है ना, जैसे ये माइक है, इससे मैं बोल रहा हूँ। कोई पत्रकार, अगर जापान के प्रधानमंत्री की हत्या अगर माइक में बंदूक छुपा के की गई थी, शिंजो आबे की, तो आपको ये माइक बंद कर देना चाहिए इस हिसाब से कि नहीं शिंजो आबे जो हैं उनको माइक से गोली मार दिया गया था, तो हिंदुस्तान में जो है मोदी जी को, हालांकि मोदी जी कर सकते हैं ये भी। हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता है, मैं उनका एक जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा एक भी, मैं बता रहा हूँ, जब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन तो अभी 1 साल से बने हैं, उन्होंने कहा था डिमोनेटाइजेशन जो है वो देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। जीडीपी 2-3% गिर गई थी। उन्होंने कहा था कि आपको हर हाल में 3 काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। सरकार ने थूक के चाटा वापस लिया, भले ही 700 किसानों की शहादत हुई, उस पर आज तक बात नहीं करेगी मीडिया या कोई भी। उन्होंने कहा था कि कोविड जो है वो बहुत बड़ा त्रासदी लेके आ रहा है, तो ये नमस्ते ट्रंप, फलाना ढिंकाना ट्रंप, और ट्रंप ने जो अपना बाजा फड़ा है यहाँ पे हमारे साथ जो कर रहे हैं अभी, वो टैरिफ खेल रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि हर हाल में जातिगत जनगणना होके रहेगी। राहुल गांधी ने कहा हम करवाएंगे, हम पास करवाएंगे। तब अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति तक पूछ ली थी और वही सरकार फिर थूक के चाटी जाति जनगणना करा रही है। तो जेन जी का मतलब होता है, आपको सीधा सा टर्म है कि जो 20-22 साल के युवा हैं उनको आह्वान कर रहे हैं कि आप वोट चोरी से रक्षा करिए। अभी बहस होना चाहिए था, क्योंकि हमारा वोटर ही अगर नहीं रहेंगे तो देश का मतलब क्या हो जाएगा? फिर देश तो फिर राजतंत्र की तरफ बढ़ जाएगा ना। दूसरा एक परिवारवाद पे मैं कह रहा हूँ, परिवारवादी पार्टी भाजपा से बड़ी कोई नहीं है। अमित शाह का बेटा यूपीएससी करके आईसीसी का चेयरमैन बना गया, कह रहा है। मतलब दोनों आपस में डांडिया खेल रहे हैं, आईसीसी और बीसीसीआई और भारत सरकार। भारत सरकार अगर बीसीसीआई को कहती कि नहीं मैच नहीं करवाना है, तो हिम्मत नहीं थी बीसीसीआई की कि वो मैच करवा लेती है। मैच करवा रही है और भारत सरकार क्या कह रहे हैं, नहीं हमने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं में, क्रिकेट तो हो सकता है। मजाक चल रहा है देश में, और ये मजाक होने नहीं देंगे। कोई नहीं, एकदम सीधा पकड़ेंगे, कस के पकड़ेंगे कि वोट चोरी हो रही है। जनता भी उस चीज को समझ नहीं रही है। उनको समझाने के लिए राहुल गांधी यात्रा पे निकले थे, और ऐसे हम आगे आते रहेंगे, इन चीजों पे बात करते रहेंगे। आगे भी प्रतिक्रिया लेते हैं कि पहले जनसुराज के जो है वीरेंद्र राय जी, इनसे पूछ लेते हैं कि ये जो मुद्दा है, एक तरफ से जो कांग्रेस के जो युवा नेता है उनका कहना है कि कांग्रेस जो कहती है वही चीज विपक्ष या फिर जो नई पार्टियां आ रही हैं वो करती हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। युवा को तो कंस्ट्रक्टिव मोड में लगाइए ना, डिस्ट्रक्टिव मोड में नहीं लगाना चाहिए। जो नया बैल होता है उसके कंधे पर जब पालो पड़ता है तब उसको पता चलता है। देश के संविधान को बचाना, देश की अस्मिता को बचाना, देशभक्ति के मामले में हम नेता लोग कितना तैयार हैं, कितना देशभक्ति कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी दें, लेकिन उसको डिस्ट्रक्टिव मोड में नहीं ले जाएं और इसको राजनीतिक रूप नहीं दें। लेकिन जो कांग्रेस के नेता का तो यही कहना है कि उन्होंने कुछ भी डिस्ट्रक्टिव नहीं कहा है, भाजपा ने उसको डिस्ट्रक्टिव बनाया। मेन वो पार्टियों की लड़ाई है आपस में, न वो जो जेएनजी के लोग हैं उनके प्रोग्रेस की बात कांग्रेस को भी करना चाहिए और भाजपा को भी करना चाहिए कि बेरोजगारी का सवाल, उनके पलायन का सवाल, उनके अच्छे शिक्षा का सवाल, उनके रोजगार का सवाल, इस पर नहीं बोलेंगे ना ये लोग। आपस में ये लोग समाज को बांटना चाहते हैं और युवा को डिस्ट्रक्टिव मोड में देश में लाना चाहते हैं ताकि देश का विकास अवरुद्ध हो जाए। मैं एक पॉइंट जोड़ दूं, इनके नेता ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है कि एलओपी हैं, डेटा के साथ अगर पूरा पीपीटी दे रहे हैं तो चुनाव आयोग को सामने आके कहना चाहिए था। इनके बारे में बता दें। आगे भाजपा के जो हमारे साथ हैं रविंद्र प्रसाद सिंह जी, उनसे पूछ लेते हैं कि इनका सीधे कहना है कि राहुल गांधी जो कहते हैं भाजपा आगे चल करके वही बात मानती है, बस ऐन वक्त पर बखेड़ा खड़ा करती है। क्या मैंने कहा कि डिमोनलाइजेशन की बात हुई, कितने लोग सड़क पर उतर के कहा कि नोटबंदी खराब चीज़ है, आंदोलन हुआ। इस देश में जो राहुल गांधी जिस बात को करते हैं करके बाईपास हो जाते हैं सीधे। अरे भाई, आज का रिपोर्ट है कि कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास में
जो देश के युवा हैं, जो इस जन की बात कर रहे हैं, 1 लाख के फ़ोन की लंबी लाइन रात से कतार में लगा हुआ है। 17 सितंबर को आईफोन लॉन्च हुआ है और लंबी कतार लगी हुई है। तो क्या बेरोजगार युवा को 1 लाख का फ़ोन खरीदने के चले चाहे? अरे किस बात की आप बात करते हैं? बात उसको कीजिए। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आइकॉन युवा के हैं। आप देखेंगे जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं वहाँ युवाओं का जोश कितना हाई रहता है और सबसे ज़्यादा युवा वहाँ श्रोता बनते हैं। और आप कह रहे हैं कि युवा युवा युवा, अरे जिस सेशन के समय एक बड़ी बात वाक्य मैं कहूँगा, जब सेशन प्रधान ये चीफ इलेक्शन कमीशन बने तो उस समय यही तेजस्वी जी के पिताजी लालू यादव, उस एक पवन यादव थे जिसको टिकट दिया। उस पवन यादव ने TN सेशन का पुतला जला दिया था। हालांकि बाद में पवन यादव हार गए और उनका गिरफ्तारी हो गया। और 15 साल ये वोट पर सरकार चलाए, क्या उस समय वोट चोरी नहीं हो रही थी? और आज तेजस्वी को यह महसूस हुआ कि राहुल गांधी ने जो किया हमारे साथ वो फार्स है, तो उनका छोड़ कर अधिकार रैली पर चला गया। आखिर आपका साथ क्यों छोड़ता है लोग? आप इतने अच्छे शुद्धिकरण के लोग करते हैं युवाओं का। कांग्रेस के युवा नेता से ले लेते हैं इस आईफोन 17 प्रो मैक्स जो रिलीज लॉन्च होना है। 150 करोड़ का देश है हमारा लगभग, उसमें अगर 1 लाख युवा मेरे पास भी है तो मतलब इस हिसाब से मेरे साथ जितने कांग्रेस के लोग हैं, सब जो भी हमारे वर्कर है, सबके पास आईफोन है और सब रोजगार में ही है। ये कोई मतलब है कि आईफोन अगर बिक रहा है देश में तो मर्सिडीज ऑडी बिक रही है। हमारे प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनते हैं, इसका मतलब किसान नहीं सुसाइड कर रहा है। अभी इन्होंने आंदोलन की बात की, उसी के जस्ट थोड़ा सा मेरे एक और बात का जवाब दे देते। जब बोला कि नोटबंदी में आंदोलन नहीं हुआ था, नोटबंदी में कितनी लाशें, मतलब कितने लोग मर गए थे, कितनी बेटियों की शादियां रुक गई थी, वो भी कह देते। उसके बाद चलिए हम आंदोलन, उन्होंने कहा है तो हम किसान आंदोलन जो लगभग 1 साल चला था, इतना लंबा चला था, उनको क्या क्या नहीं, खालिस्तानी से लेके क्या क्या नहीं कहा गया, जो पंजाब पूरे हिंदुस्तान को लगभग खिलाता है। उसमें 700 किसानों की शहादत हुई थी। मामूली चीज़ नहीं है 700 किसानों की शहादतें। और मजाक किया था, उनके सांसदों ने कहा बहुत सारी, मतलब उनके ऊपर क्या क्या कहा था कि 100 रुपए लेके महिलाएं बैठ रही हैं, बिरयानी खाने आ रही है वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर वही थूक के चाटना पड़ा, वापस लेना पड़ा। उस पर नहीं जवाब देंगे ये। और नोटबंदी खराब नहीं था, अगर नहीं था तो उसके नाम पे वोट मांगते। काहे कह रहे कि माँ की गाली पड़ी है हमको, हम रोएंगे और उसके बाद बिहार बंद करो वोट मांगो। कहते हैं कि नोट, अभी भी कहें वो कि हमने नोटबंदी किया उसके लिए हमको वोट दो, देखते हैं कितना वोट पड़ता है। किसान आंदोलन हुआ, इनको मालूम होना चाहिए कि देश के पूरे किसान बैठ गए थे धरना पर। क्या पंजाब और पश्चिमी यूपी के लोग बैठे थे और हरियाणा के सर्टेन किसान, पूरा देश का किसान हो गया, आंदोलन हो गया। अरे बिहार में किसान, अभी मुद्दा जी, अभी किसानों का मुद्दा जी, अभी किसानों का मुद्दा नहीं है। अभी हम वो जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे थे और इसके लिए एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेने के लिए हम जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, हम उनके पास वापस आते हैं। और ये जो इनका कहना है कि जेनजी के बारे में मुद्दा नहीं है, और अगर कोई मुद्दा है भी तो आगे बीजेपी या जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है वो जाकर के राहुल गांधी के नक्शे कदम पर ही चलती है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम जो किसान नेता आदरणीय वीरेंद्र बाबू हैं, उनकी बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो ये है कि जब आप नेपाल से ये चर्चा शुरू हुई है, वहाँ चूँकि जेनजी वहीं से वो नाम आया है सामने में, तो नेपाल में अभी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। ओली जो KP सिंह ओली हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, प्रचंड भी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के थे, और देउबा जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं वो नेपाली कांग्रेस के थे। लेकिन आखिर सबों के खिलाफ जेनजी क्यों आया? इसलिए कि कम्युनिस्ट होते हुए भी, नेपाली कांग्रेस होते हुए भी वे लोग पलायन को नहीं रोक पा रहे थे। 2000 लोग करीब करीब रोज़ नेपाल से बाहर जाते हैं। यानी अगर आप जनता के सामने, अगर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, अगर जनता के सामने आप कोई अल्टरनेटिव नहीं रखिएगा, आपकी अर्थनीति क्या है? यानी आपकी अर्थनीति वही है जो भाजपा की अर्थनीति है, तो आप तो नया कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो आप किन मुद्दों को उठाते हैं? आप व्यक्तिगत हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हो जाते हैं, आप जो है सो कभी चुनाव आयोग पर व्यक्तिगत हो जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके मन अनुकूल नहीं होता है तो जजों के खिलाफ आप हो जाते हैं। तो इस तरह से करके, गिमिक करके, एक तरह से ये देश के लोग इस बात को समझते हैं। आपको क्लियरली आना पड़ेगा कि आपकी अर्थनीति क्या है, कैसे आप पलायन रोकेंगे, कैसे आप लोगों को रोजगार देंगे, कौन सा तरीका आप अपनाएंगे जिससे यहाँ के किसान जो है सो आगे बढ़ेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। योजना तो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, ये लगातार कांग्रेस के, चूँकि मैंने पारिवारिक पार्टी कहा, देखिए दोनों में अंतर है। पारिवारिक पार्टी का अर्थ समझना चाहिए कि जो पार्टी परिवार के द्वारा चलाई जाती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप बता दीजिए कि कौन परिवार उस पार्टी को चला रहा है। कभी अडवाणी थे, अभी मोदी हैं, कल मोदी नहीं रहेंगे, कोई दूसरा होगा।
लेकिन तो इस तरह से करके ये जो नेपाल से सबक लेने की ज़रूरत है, और वो सबक केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वर्तमान में है उसको नहीं लेनी है, उसको तो लेनी ही है चूँकि वो सत्ता में है, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है कांग्रेस जो है, जो और ठीक है बिहार में उसका कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन बाकी जगहों पर अस्तित्व उसका है, उसको भी सबक लेने की ज़रूरत है। उसकी राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? आप अडानी को बुला रहे हैं हर जगह। आपके जो कर्नाटक में आपने अडानी को बुलाया, आपने तेलंगाना में अडानी को बुलाया, तो फिर अडानी आप चर्चा कीजिएगा और उसी अडानी को आपकी राज्य सरकारें बुलाएंगी, तो ये सब बातें तो नहीं चलेंगी, क्योंकि जनता अब समझदार हो गई है और समझती है। इसलिए निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छे ढंग से सारे पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए कि हम जो है सो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, अभी सबसे बड़ा जो यहाँ का ये है भारतवर्ष का, वो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इन सब चीज़ों पर कैसे हम विजयी होंगे, उसके लिए हम जेन ज़ी के मुद्दे पे क्या कहेंगे कि राहुल गांधी का जो जेन ज़ी वाला जो पोस्ट है, इससे फिर हमें क्या समझना चाहिए कि ये हम वो तो बिल्कुल उसको उस उदाहरण को उनको देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जेन जी जो है वो विध्वंस का परिचायक है, उसने पार्लियामेंट को जलाया है, उसने लोगों को पीटा है। तो लोकतंत्र में कभी भी इस तरह के हिंसा को जो भी कोई करे उसको हम लोग, कोई भी करे वो, उसको हम लोग कभी भी जो है सो ये नहीं। बस एक लाइन में कौशल आनंद जी आपके पास भी आती हूँ, क्योंकि ये चूंकि एक बार मुद्दा वापस से आ गया है कि ये जो जेन ज़ी वाला पोस्ट है उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर, आप इस मैं वही तो कह रहा हूँ, 20-22 साल के युवा को जेन जी, जैसे मैं लड़का हूँ, अब किसी जगह 20 लड़के मिलके कोई गैंग रेप कर देते हैं तो समस्त लड़कों को आप कुछ नहीं कह सकते, ये तो गाली दे रहे हैं सीधा सीधा। जेन जी का मतलब होता है, इन लोग नहीं जानते, क्योंकि जेन जी मतलब नहीं है, थोड़े से ये लोग हैं ओल्ड स्कूल टाइप लोग हैं, इसीलिए नहीं समझ रहे हैं जेन जी। ठीक, बूमर्स, दैट इज वाई दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग कि जेन जी का मतलब होता है जो फर्स्ट टाइम वोटर, जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे, उन्होंने पुलवामा में वोट मांगा था, पुलवामा आतंकी हमले पे, तो ये चीज़ कहीं से है ही नहीं। बात रहा उन्होंने कहा कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ के, तो हमारा कर्नाटक सरकार अभी देख लीजिए कितना काम कर रही है, और हमारी अब हिमाचल में भी सरकार देख रही है, बाढ़ है, सरकार केंद्र सरकार बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। लेकिन जेन ज़ी का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने स्टूडेंट्स भी कहा है, उन्होंने युवाओं से तो ही करेंगे ना, अब जो रिटायर हो चुके हैं, जो घरों में हैं, उनसे थोड़े आह्वान किया जाए कि आप सड़कों पे निकलिए। सड़कों पे निकलने के लिए तो स्टूडेंट्स को ही कहा जाएगा। अगर जेएनयू का कोई बच्चा आवाज़ उठाता है तो ये सारे जेएनयू वालों को, जेएनयू का पूरा गद्दार, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का नाम उसमें जुड़ा है, तो भाजपा वाले कहेंगे कि नहीं नहीं जेएनयू को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे पढ़े लिखे लोग, आपके निर्मला सीतारमन से लेके और आपके जो विदेश मंत्री हैं वो भी वहीं से पढ़े लिखे हैं। तो ये वही एक इनका ढर्रा वही है कि भाई कुछ भी आए, एक टर्म पकड़ो, कोई टूल किट फलाना ढिंकाना कुछ भी नाम दो, और अपने जो 30% वोटर हैं उनको उलझा के रखो, डांडिया खिलवाते हो। तो ये थी तमाम बातें, और ये जो डिबेट है ना, जब भी ये पार्टी के स्तर पर आती है तो ये अनंत हो जाती है, और खास करके जब बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा हो तो ये अंतहीन हो जाती है। लेकिन हमारे पास समय का अभी अभाव है और हमें इसे यहीं पर लिमिट करना होगा। इसलिए हम एक चीज़ तो पूरी बातचीत से निकल के आई है कि जब अभी जिस भी देश का लड़ाई हो रहा है, अगर देशों में युद्ध हो रहा है, तो हम उसमें देखते हैं कि नैरेटिव की लड़ाई में हम युद्ध की लड़ाई तो लड़ लेते हैं जहाँ पे हथियारों की लड़ाई है, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई एक अलग ही खेल जाती है। तो कहीं ना कहीं इस सच्चाई को तो हमें मानना होगा कि एक एक शब्द जो है वो नैरेटिव की लड़ाई में हथियार की तरह काम करती है, और उस तरह से उसको आपके जो विपक्ष या आपके पक्ष के लोग हैं उसको आपके खिलाफ या आपके पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह की घटनाएं नेपाल में जेन ज़ी के द्वारा की गई, जो ये मामला पूरा सामने आया, ऐसा हमारे भारत, हमारे राज्य में कभी ना हो, इसी आशा के साथ इस चर्चा को अब हम यहीं पर देते हैं विराम। और जो तमाम लोग हमारे इस चर्चा में शामिल हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से अलग अलग मुद्दों पर हम डिबेट आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमें अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देखते थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।